Hello everyone. Now let's see a very interesting as well as important chapter, demand and recovery. तो इसमें क्या है कि जो टैक्स तुमने नहीं भरा या तो इवेड किया जो भी है उसको रिकवर करेंगे. किस तरह से रिकवर करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में दो सेक्शंस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 73 एंड 74. इसमें क्या है कि अगर एक असेसी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया या थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, यानी शॉर्ट पेड या नॉट पेड, या फिर रिफंड लेकर गया लेकिन वो गलत रिफंड हो गया है, एरोनियस रिफंड हो गया है, या फिर उसने आईटीसी जो है वो गलत क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है, तो ऐसे केस को कैसे रिकवर किया जाता है. ये जो शॉर्ट लीवी है यानी शॉर्ट पेड नॉट पेड, उसको रिकवर कैसे करना, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है. ये प्रोसीजर जो है वो 73 में दिया है और 74 में दिया है. अब काफी हद तक तो ये दोनों सेक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि 73 में जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना है जब ये शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट जो हुआ है वो गलती से हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रॉड. जानबूझ के नहीं किया, करने वाले ने गलती से हो गया, तो उसको रिकवर करेंगे. और 74 में देखेंगे कि अगर उसने फ्रॉड से किया है, जानबूझकर किया है, तो उसको भी हम कैसे रिकवर करेंगे. तो फर्क कुछ नहीं है ज्यादा, सिर्फ टाइम पीरियड का फर्क होता है. द टाइम विच इज देयर टू इशू द शो कॉज नोटिस इज डिफरेंट. बाकी जो प्रोसीजर है वो काफी हद तक सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स अलग है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपन 73 देखेंगे, और ये दो सेक्शन के अलावा भी बहुत सारे सेक्शन है इसमें, अलग अलग मोड्स ऑफ रिकवरी है. फिर ऐसा भी है कि डिमांड नोटिस आया, तुमने पे नहीं किया तो तुम्हारे एसेट्स बेचे जाएंगे, तुम्हारे कैपिटल गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, ये वो पर्सनल एसेट्स वगैरह बेच बाच के कैसे रिकवर करेंगे वो भी अपन देखेंगे. कोअर्सिव प्रोसीजर्स ऑफ रिकवरी. तो देखो 73 स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or willful misstatement or suppression of facts. यानी जानबूझ के नहीं किया उसने, हो जाता है, गलतियां तो होती रहती है, तो उसके इसमें कैसे रिकवर करेंगे. लेट्स सी. अब ये पूरे प्रोसीजर को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है. पूरी कहानी के रूप में अपन देखेंगे इसको, ताकि ये जल्दी से आपके दिमाग में फिट हो जाए और लंबे समय तक रहे. सो वेर इट अपीयर्स टू दी प्रॉपर ऑफिसर, वेर इट अपीयर्स, देखो अपीयर्स यानी उसको लग रहा है. रीजन टू बिलीव है क्या उसके बाद थोड़ा सबूत होना चाहिए कि तुमने टैक्स नहीं भरा? नहीं, वेर इट अपीयर्स बोला है, यानी कि उसको लग रहा है कि तुमने टैक्स कम भरा है या शायद नहीं भरा है, तो तुम्हें नोटिस देकर के बुला सकता है, और बुलाने के बाद रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके डिटरमिन कर सकता है कि वाकई में क्या टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर उसको असेस करके डिमांड नोटिस निकालेंगे, फिर अपन भर देंगे. ऐसा है. तो यहां इवेजन का कोई इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है. वेर इट अपीयर्स बोला है तो कुछ प्राइमरी फैक्ट्स को देखते हुए, रिटर्न्स को देखते हुए, अगर उसको लग रहा है कि यस देयर माइट बी अ चांस ऑफ नॉन पेमेंट या लेस पेमेंट ऑफ टैक्स, ही कैन कॉल अस. ठीक है, तो ये बहुत लीनियंट वर्ड्स है, वेयर इट अपीयर्स. ठीक है. टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, और वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड. सिर्फ अवेल किया है तो भी बुलाएंगा, अवेल करके यूटिलाइज कर लिया है तो भी बुलाएंगा. फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन से तुमने कम पे किया है, अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स. यानी इवेजन का मामला है तो 73 में नहीं आएगा, तो इवेजन का मामला कहां जाएगा? 74 में जाएगा. ठीक है. ही शैल सर्व अ नोटिस, तो ये नोटिस को अपन बोलते हैं शो कॉज नोटिस. वो तुम्हें एक शो कॉज नोटिस देगा, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज व्हाई यू शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स. तो देखो
He shall serve a notice on the person chargeable with tax which has not been paid or which has been short paid, or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilized the input tax credit. तो ये सब बातें उसको कहां से पता चलेंगी? हमारे रिटर्न्स से, जो आउटपुट के रिटर्न्स है, इनवर्ड सप्लाई के रिटर्न्स है, आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न्स है, तो उससे पता चलेगा. ठीक है. रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज. देखो, नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज, इसलिए नोटिस को क्या कहते हैं? शो कॉज नोटिस. रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज एज टू व्हाई ही शुड नॉट पे द अमाउंट, अंडरलाइन करो, अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. शो कॉज नोटिस में अमाउंट स्पेसिफाई करना होगा. तो ऑफिसर जब तुम्हें शो कॉज नोटिस देगा तो उसके पहले वो एस्टिमेट करेगा कि तुमने कितना कम पे किया है या कितना ज्यादा क्रेडिट लेकर अवेल कर लिया है, यानी लफड़ा कितने अमाउंट का हुआ है, मिस्टेक कितने अमाउंट की है, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर वो सिर्फ तुम्हें शो कॉज नोटिस दे दे और कहे कि हमें लग रहा है कि तुमने कम पे किया, आ जाओ हम देखते हैं, तो वो गलत है. शो कॉज नोटिस गलत है. मेंशन, अमाउंट का मेंशन होना जरूरी है. तो वो पहले आपके रिटर्न्स वगैरह चेक करके एक अंदाजा निकालेगा, एक एस्टिमेट निकालेगा कि तुम्हारे केस में 3 लाख का टैक्स कम पे हुआ है, ऐसा दिख रहा है. तो तुम्हें नोटिस देगा और कहेगा बताओ कि 3 लाख का टैक्स तुम क्यों नहीं पे करोगे, हमारे हिसाब से तुम्हारा अंडर पेमेंट 3 लाख का हुआ है, तो क्यों नहीं करोगे. तो वो लिखना जरूरी है. अमाउंट हैज टू बी स्पेसिफाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको चारों तरफ से स्क्वायर बना लो. अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस along with interest payable thereon under section 50, ये अपन देख चुके हैं. 18% से इंटरेस्ट लगेगा. एंड अ पेनल्टी लेविएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. पेनल्टी का चैप्टर पढ़ेंगे बाद में, बहुत सारी पेनल्टीज है, तो वो भी अलग अलग सेक्शन जो भी लग रहा है तुमको लगाकर बताएंगा कि ये सेक्शन में इतना इतना पेनल्टी तुमको क्यों पे नहीं करना है, बताओ. सो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी. Then the officer shall issue the notice under subsection 1 at least 3 months prior to the time limit specified in subsection 10 for issuance of order. Order यानी फाइनल ऑर्डर. डिमांड नोटिस निकलता है, फाइनल ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर है. तो फाइनल ऑर्डर का एक टाइम है, और फाइनल ऑर्डर का जो टाइम है उसके 3 महीने पहले कम से कम ये नोटिस आना चाहिए. ठीक है, कम से कम 3 महीने पहले नोटिस आना चाहिए. तो चलो फाइनल ऑर्डर का क्या टाइम है वो तो देख लेते हैं. सो कम टू सबसेक्शन 10 फर्स्ट. में आओ आगे. देखो, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर. ये फाइनल ऑर्डर, पूरा टैक्स वैक्स डिटरमिन होने के बाद जो ऑर्डर निकलता है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर. ठीक है, अंडर सबसेक्शन 9 ये ऑर्डर है, ये अपन पढ़ेंगे बाद में. 9 अभी भूल जाओ. विद इन 3 ईयर्स, अभी सिर्फ टाइम देखना है. विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट of furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or the input tax credit wrongly availed or utilized relates, within 3 years from the date of erroneous refund, or within 3 years from the date of erroneous refund. तो ये टाइम लिमिट है फॉर पासिंग द फाइनल ऑर्डर. कितना है? 3 साल. कहां से 3 साल? देखो मैं आपको बता दूं कहां से 3 साल. ये फाइनेंशियल ईयर है मान लो 17-18, जिसमें शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ है. या जिसके अंदर तुमने आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया है. ठीक है, शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ है या आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया है. ये वो फाइनेंशियल ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 18. अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 है तो उसका ड्यू डेट आएगा 31 दिसंबर 18.
अगर 18-19 है तो ये आएगा 31 दिसंबर 19, है ना, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। गुड। अब ये एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है यहां से गिनेंगे अपन 3 साल, तो 3 साल का आएगा 31 दिसंबर 18 से 19, 20, 21 इस केस में। तो 31 दिसंबर 21 तक ऑर्डर निकल सकता है। ऑर्डर निकलने का डेट ये है फॉर एनी शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट विच हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। अब मंथ कोई भी हो, इसमें कोई भी मंथ में शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ है, ये पूरे साल में कोई भी मंथ में हुआ है, तो उसको असेस करके ऑर्डर इशू करने का टाइम ये है 31 दिसंबर 21। ओके, और इसके अगर ये लास्ट डेट ऑफ ऑर्डर है तो इसके 3 महीने पहले, 3 मंथ्स पहले नोटिस इशू करने का टाइम रहेगा, शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम। यानी कि शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम क्या रहेगा 31 दिसंबर के 3 महीने पहले, तो 3 महीने को छोड़ो तो 30th सितंबर ऑफ 21 ये शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम रहेगा। समझ में आया? ऑर्डर का टाइम 31 दिसंबर 2021 है, तो नोटिस इशू करने उसके 3 महीने पहले नोटिस इशू हो जाना चाहिए, ताकि 3 महीने प्रोसीडिंग को लगेंगे ना, असेसी आएगा, रिप्लाई फाइल करेगा, असेस करेंगे, सब चेक करेंगे, रिकॉर्ड ये वो, और फिर ऑर्डर पास करेंगे। सो एटलीस्ट 3 मंथ शुड बी देयर फॉर डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर एंड देन पासिंग द ऑर्डर। तो ऐसे उल्टा टाइम दिया है, ऑर्डर का टाइम दिया है और उसके 3 महीने पहले शो कॉज नोटिस का टाइम रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर 30 सितंबर 2021 निकल चुका है तो फिर आपको नोटिस इशू नहीं हो सकता, ये डेट के बाद नोटिस इशू नहीं हो सकता, और अगर नोटिस इशू नहीं हो सकता शो कॉज नोटिस, तो फिर ऑर्डर भी पास नहीं हो सकता। नोटिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑर्डर इज द एंड पॉइंट। ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर, ऑर्डर का टाइम 3 साल, बिना शो कॉज नोटिस के ऑर्डर इनवैलिड रहेगा। लिख लिया आप लोगों ने? ये कौन से केस है, शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है रिफंड वाला। तो रिफंड में क्या है कि जिस दिन एरोनियस रिफंड दिया गया, जिस दिन भी एरोनियस रिफंड दिया गया वहां से सीधा सीधा 3 साल देखते हैं टाइम फॉर द ऑर्डर, और इस ऑर्डर के 3 महीने पहले will be the time for show cause notice. एरोनियस रिफंड का फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। एरोनियस रिफंड में जिस दिन रिफंड दिया वहां से 3 साल, और उसके 3 महीने पहले शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए। डन, लिख लिए? वेरी गुड। अब वापस आओ, तो चलो वापस चलते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं वापस से। तो सबसेक्शन 2 पढ़ा अपन ने, 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर। वेरी गुड, टाइम समझ में आ गया? एक्सेलेंट। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड for any period under subsection 1, for any period under subsection 1, यानी जो पीरियड में तुम्हारा शॉर्ट पेमेंट हुआ है वो पीरियड का नोटिस आएगा। तो नोटिस में लिखा रहेगा कि तुम्हारा शॉर्ट पेमेंट जुलाई अगस्त सितंबर में हुआ था, या दिसंबर में हुआ था, या कौन से मंथ में हुआ था, वो पीरियड भी लिखा रहेगा। ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व अ स्टेटमेंट, अंडरलाइन स्टेटमेंट, नोटिस और स्टेटमेंट दो अलग अलग चीज हो गई। ये बहुत टेक्निकल सबसेक्शन 3 है, वेरी टेक्निकल पॉइंट, लॉ पॉइंट है इसमें। नोटिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शो कॉज नोटिस। नोटिस आया तो केस खुल जाता है। नोटिस का मतलब केस को ओपन करना, इंक्वायरी चालू करना। तो इंक्वायरी चालू हो गई, नोटिस इशू हो गई, इंक्वायरी चालू हो गई। अब देखो क्या होता है। द ऑफिसर मे सर्व अ स्टेटमेंट containing the details of tax
not paid or short paid or erroneously refunded or the input tax credit wrongly availed or utilized for such periods other than those covered under subsection 1 on the person chargeable with tax. इसको कहते हैं एक्सपांशन ऑफ द पीरियड. देखो कैसे होता है कि ओरिजिनल जो नोटिस आया या नोटिस इशू हुआ तो नोटिस में मेंशन था, अच्छा मैं शॉर्ट में लिखता हूं, SCN लिखता हूं, शो कॉज नोटिस. अच्छा सॉरी, इसको मिटा देता हूं एक सेकेंड के लिए. ओरिजिनल जो शो कॉज नोटिस आया, ऊपर लिखता हूं शो कॉज नोटिस, उसमें लिखा था कि आपका अक्टूबर 2017 में शॉर्ट पेमेंट हुआ है. तो मान लो कि वो एक पीरियड का रिटर्न वो चेक कर रहा था, ऑफिसर बैठ के अपने आराम से ऑफिस में गाने वाने सुनते हुए किशोर कुमार के, और उसको नजर आया कि अक्टूबर के रिटर्न उसने आपका निकाल के देखा और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नजर आए. देयर आर सम बिल्स जहां उसको शक गया कि यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट दिख रहा है. तो वो इनवॉइसेस का उसने रिकैलकुलेट किया, अमाउंट निकाला कि भाई आपका 90,000 शॉर्ट पेमेंट दिख रहा है. उसने आपके ऊपर नोटिस इशू कर दिया. अब नोटिस इशू कर दिया, आप गए, केस शुरू हुआ. जब केस शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, डॉक्यूमेंट बुलाए गए, ये वो चालू हुआ, तो फिर उसको पता चला कि सिर्फ अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी है यही मैटर्स. तो ये देखो इन्वेस्टिगेशन से और बातें पता चलती है ना. सो नाउ ही वांट्स टू इंक्लूड नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ऑल्सो इन दिस इन्वेस्टिगेशन. तो सवाल फिर ये आता है कि क्या उसको फिर से एक शो कॉज नोटिस अलग से इशू करना पड़ेगा. अलग से इशू करो तो फिर सेकंड केस चलेगा, तो एक केस चलेगा, वो एक केस अलग हो जाएगा, फिर इसका ऑर्डर अलग पास करो, उसका ऑर्डर अलग पास करो, कितना लफड़ा होगा ना. इसे लॉ में लिखा है कि नहीं, दूसरा शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है. अगर ये शो कॉज नोटिस अभी ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी इसका पेंडिंग है, दिस शो कॉज नोटिस इज पेंडिंग असेसमेंट. असेसमेंट इज ओपन, चल रहा है, और फर्दर पीरियड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, तो सेपरेट शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू कर देना है. एक स्टेटमेंट इशू करने से काम चल जाएगा. तो लॉ में लिखा है कि एक स्टेटमेंट इशू कर दो और उसके अंदर अमाउंट मेंशन कर दो. जैसे यहां शो कॉज नोटिस में अमाउंट मेंशन था कि अक्टूबर में आपका शॉर्टफॉल 90,000 का है, तो भाई इसका भी इशू कर देगा, लिख देगा स्टेटमेंट में कि ये 3 महीने का शॉर्टफॉल आपका 2,10,000 का है. दैट्स इट. तो फिर ऑर्डर में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, एक ही ऑर्डर में ये सब कवर हो जाएगा. आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये सबसेक्शन 3 है. फिर से पढ़ो, देखो आप समझ में आएगा. मे सर्व अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड. कौन से पीरियड के लिए? ये पीरियड के लिए. टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded और द अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो भी है इस पीरियड का है, wrongly availed or utilized for such periods. देखो such periods other than those covered under subsection 1. तो ये ओरिजिनल सबसेक्शन 1 है जिसमें शो कॉज नोटिस इशू हुआ है. कौन से पीरियड के लिए? अक्टूबर 17. तो स्टेटमेंट कौन से पीरियड के लिए इशू होगा? फर्दर पीरियड्स, पीरियड विच इज नॉट दिस पीरियड. अच्छा, ये पीरियड बाद का ही होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, ये अदर पीरियड जो है वो पहले भी हो सकता है. इट कैन बी ऑफ सितंबर 17, इट कैन बी ऑफ अगस्त 17, और इट कैन बी लेटर पीरियड, इट कैन बी अर्लियर, इट कैन बी लेटर, एज द केस मे बी. ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स. ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड. फिर देखो, द सर्विस ऑफ सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस. इसको डीम करेंगे कि नोटिस है, हालांकि स्टेटमेंट है, बट इट विल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट द ग्राउंड्स. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड हमने देखा कि आप पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो बाय इशूइंग अ स्टेटमेंट, इसमें कंडीशन है. कंडीशन ये है दैट द ग्राउंड्स रिलाइड अपॉन, जो ग्राउंड है यानी ये शॉर्ट पेमेंट जो वजह है, वजह, ग्राउंड यानी द रीजन ऑफ द शॉर्ट पेमेंट, द ग्राउंड relied upon for such tax periods other than those covered under subsection 1 are the same
एज आई मेंशन इन द अर्लियर नोटिस। यानी मामला वही होना चाहिए, जो मामला अक्टूबर में था जिसके लिए नोटिस इशू हुआ, वही मामला, वही ग्राउंड्स आगे के पीरियड में अगर होंगे तो उसको अपन यहां कवर कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर वो अगर अलग है तो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर अलग है, सपोज कि यहां एक अलग ग्राउंड था और वहां कोई अलग मैटर है, मैटर ही अलग है, ग्राउंड सेपरेट है, तो फिर उसके लिए अलग से शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा सबसेक्शन 1 के अंदर। तो फिर 2 केस चलेंगे, ये अलग वो अलग। फिर आगे बढ़ते हैं। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में, अब देखो, अब नोटिस आ गया, नोटिस के साथ कभी स्टेटमेंट आएगा, कभी नहीं भी आएगा, स्टेटमेंट की कोई जरूरत, अगर एक्सटेंड करना है पीरियड तो स्टेटमेंट इशू करेगा, वरना जो ओरिजिनल पीरियड है उस पर केस चलेगा। अब मामला तुम्हारे हाथ में आता है, उसका डायलॉग हो गया उधर। अब देखते तुम क्या करते हो, तुम असेसी हो, ठीक है, एग्जाम्पल में यू आर दी असेसी, नाउ व्हाट विल यू डू? तो देखो, द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में, बिफोर को अंडरलाइन किया जाए, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, बिफोर को अंडरलाइन कर लो, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, or as the case may be the statement under subsection 3, pay the amount of tax along with interest payable thereon under section 50, यानी 18% per annum on the basis of own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment। अब ये क्या है? ये सिंपल पॉइंट, हमने अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल कर दिए, टैक्स वैक्स पे कर दिए, सब कुछ हो गया, मामला सेटल हो गया। 5, 6, 7 महीने के बाद हमारे ही ऑडिटर ने, ऑफिसर को तो मालूम ही नहीं है, लेकिन हमारा ऑडिट हुआ और हमारी ऑडिटर ने एक पॉइंट निकाला कि आपने इतना कम टैक्स पे किया है। अब हमने एक इंटरप्रिटेशन लिया था, मान लोगे कि फलाना अमाउंट वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा और इस पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन हमारे सीए ने कहा कि नहीं नहीं ये भी टैक्सेबल है। तो हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या यार, तो फिर तो ये शॉर्ट पेमेंट हो गया, चलो अपन टैक्स भर देते हैं। तो ये क्या है? ओन असर्टेनमेंट, हमारे खुद के असर्टेनमेंट। अभी उसने नोटिस इशू किया है कि ऑफिसर ने? नहीं, वो तो सोया हुआ है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसको हवा भी नहीं है, लेकिन हम हमारे खुद के विल से जाकर के ये टैक्स का पेमेंट कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे ऑफिसर को कि ये शॉर्ट पेमेंट हुआ था फलाने फलाने मंथ में, लेकिन अब हमने इसका पेमेंट कर दिया है, तो उसको इन्फॉर्म कर देना है इन राइटिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा? व्हाट बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर? इसमें पेनल्टी नहीं लग रहा, इसमें आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट देने का है। यू आर सेव्ड फ्रॉम पेनल्टी। आ रहा है समझ में? पेनल्टी से बच जाओगे, ये बेनिफिट। तो खुद से पे कर दो, पेनल्टी से बच जाओगे। लेकिन कब करना है? बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस। उसने नोटिस तुम्हारे ऊपर सर्व करने के पहले तुमने ये काम करना है। या मान लो उसने नोटिस इशू कर दिया अक्टूबर मंथ का, लेकिन अपने को तो मालूम है ना कि इसमें नवंबर दिसंबर में भी सेम चीज है, तो अगर वो अक्टूबर में पकड़ेगा तो आगे चल के नवंबर दिसंबर का भी उठाएंगा, स्टेटमेंट इशू कर देगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अक्टूबर का नोटिस आया तो नवंबर दिसंबर का कम से कम जाके अपन पहले से भर देंगे टैक्स, ताकि उसका वो स्टेटमेंट इशू ना करे, उसको कवर ना करे इस नोटिस के अंदर। तो वो कर सकते हो फिर वहां, तो उसमें फिर आप पेनल्टी से बच जाओगे। अक्टूबर में पेनल्टी लगेगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में पेनल्टी से बच जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ओन असर्टेनमेंट है। या इसमें एक पॉइंट और है, और असर्टेन बाय द ऑफिसर। यानी ये क्या है कि सपोज हमको पता चला कि ऐसा ऐसा है और हमने टैक्स का कम पेमेंट किया है, लेकिन हमें पता चल गया, तो हम ऑफिसर के पास जा सकते हैं। ऑफिसर को जाके बोलेंगे कि साहब ये गलती हो गई है हमारे से, शायद हमें पक्का पता नहीं है, देखो ये फ्रॉड केस तो है ही नहीं, इट्स ए नॉर्मल केस। तो हमने जाके ऑफिसर से कहा कि देखो हमने ये फलाने मंथ में अक्टूबर में ऐसे ऐसे सप्लाई किए थे, लेकिन हमारे हिसाब से ये टैक्सेबिलिटी इस तरह से आती थी, हमने भरे थे, बट नाउ देयर इज अनदर ओपिनियन। कुछ लोगों ने हमें ओपिनियन दिया है कि ये जो वैल्यू पे हमने टैक्स नहीं भरे उस पे भी भरना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप हमें प्लीज निकाल के बताओ कि हमारी लायबिलिटी क्या है, हम भरने को तैयार है। तो फिर ऑफिसर जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि तुम्हारी लायबिलिटी ये है, फिर अपन उसको भर देंगे।
और इन्फॉर्म कर देंगे कि देखो हमने भर दिया टैक्स। तो ये भी आप कर सकते। तो ओन असर्टेनमेंट भी है, या फिर ऑफिसर जो असेस करेगा वो अपन पे कर देंगे। ओके, फिर क्या होगा देखो, द प्रॉपर ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल नॉट सर्व एनी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1। यानी अब वो हमें नोटिस इशू नहीं करेगा। ऑब्वियसली हमने भर दिया है तो नोटिस इशू क्यों करेंगे, तो हम बच जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, मालूम है क्या है? तो देखो बता, तो एक एक करके देखते हैं। सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू नहीं करेगा, या फिर अक्टूबर का नोटिस तो आ गया था लेकिन नवंबर दिसंबर का हमने जाके वॉलंटरीली पेमेंट कर दिया, तो नवंबर दिसंबर का जो स्टेटमेंट वो इशू करने वाला था वो नहीं करेगा। तो लिखा है नोटिस और एज ए केस में भी स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स सो पेड, जो पेमेंट कर दिया फिर उसका नोटिस वो इशू नहीं करेगा। और एनी पेनल्टी, देखो पेनल्टी का भी नोटिस इशू नहीं करेगा। यही तो है ना, इससे ही अपने को बचने का है। पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। Then, where the proper officer is of the opinion that the amount paid under subsection 5 falls short of the amount actually payable. अब ये प्रॉब्लम है, देखो ऐसा कहते हैं ना, आपने किसी की पर्स मार दी देखो एग्जांपल भी कैसा दिमाग में है। पार्टी में एक आदमी की पर्स आपने चुरा ली, पर्स चुरा ली और उसमें थे 2 लाख रुपए। रईस आदमी था, 2 लाख रुपए थे। आपने पर्स तो चुरा ली, लेकिन फिर आपको अंदर से एक ख्याल आया कि आपने बहुत खराब काम किया, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। तो आपने वो पर्स जाके वापस रख दी उसकी जेब में, है ना, पर्स वापस रख दी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहता है, व्हाट इफ यू आर कॉट, यानी जब चोरी की तब तो नहीं पकड़े गए, लेकिन जब वापस रखने गए तब शायद आप पकड़े जा सकते हो, और तब पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगा। यानी नेकी कर और जूते खा, ऐसा एक कहावत है ना, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा तो अब क्या हुआ कि जब नेकी करने जाते हो ना तो पूरा करने का, तो जब वो पर्स रखने गए तो पूरे 2 लाख रुपए उसमें होने चाहिए, और पर्स वहां रख दो। वो आदमी कहेगा कि मेरा हाथ डाल रहा है, नहीं, हम कहेंगे भाई पर्स आपकी निकल रही थी, मैं अंदर कर रहा था, देखो आपके पैसे बराबर है। तो खोल के देखेगा 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो कहेंगे हाँ थैंक यू यार, आप बच गए। यानी पूरे पैसे वापस करो। लेकिन आपने अगर उसमें क्या किया, एक गाड़ी की, क्या कि 1 लाख रुपए निकाल लिए और 1 लाख रुपए पर्स में रख के वापस रखने गए। अब उसने आपको पकड़ लिया तो वो कहेगा ठहरो मैं चेक करता हूं, 1 लाख रुपए निकला, 1 लाख रुपए गायब। तो कहेगा बच्चू तू कहां जा रहा है, इधर आ, चोरी किया, उल्लू बना रहा है मेरे को। तो पकड़े जाओगे ना, पुलिस में भी जाओगे। यानी नेकी करना है तो पूरी करो, कहने का मतलब है, आधी नहीं। सच बोलना है तो पूरा बोलो, आधा नहीं। तो ये आप गए वॉलंटरीली भरने गए, उसको तो हवा भी नहीं थी कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया, लेकिन आप ही गए मैंने शॉर्ट पेमेंट किया, चलो मैं भर देता हूं, तो फिर पूरा भरने का, क्योंकि अब उसको पता लग गया ना, यू हैव इन्फॉर्म द ऑफिसर। और जब आप इन्फॉर्म कर देते हो उसको तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं लाओ लाओ निकालो, कौन सा शॉर्ट पेमेंट हुआ भैया, अब निकालो निकालो, अरे बोल रहा है ये शॉर्ट पेमेंट हुआ, पूरा पूरा केस निकालो। तो ऑफिसर पूरा केस निकाल के चेक करेगा, और अगर उसमें नजर आया कि आपने जो पैसे भरे वो भी कम है और भरने के हैं, तो फिर वो और वाला जो पॉइंट है उसके लिए वो तुमको नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस व्हाई यू शुड नॉट पे फर्दर अमाउंट, हमारे हिसाब से तुम्हारा शॉर्ट पेमेंट ज्यादा है, तुमने कम भरा, निकालो और पैसा निकालो। और फिर उसमें पेनल्टी भी लगाएगा, है ना, आ बैल मुझे मार, ये और एक कहावत। तो तुमने जगाया उसको और कहेंगे मार मेरे को तो ऐसा है, ये पॉइंट बहुत सोच समझ के यहां चलने का है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करने का और आधा सच नहीं बोलने का। तो वो लिखा है देखो 7 में अब कि फॉल शॉर्ट ऑफ द अमाउंट एक्चुअली पेएबल, ही शैल प्रोसीड, he and a officer shall proceed to issue a notice as provided in subsection 1 in respect of such amount which falls short of the amount actually payable. तो तुमने जगा दिया उसको, वैसे तो वो सोया था, अब जगा दिया है तो वो मारेगा तुमको पकड़ के। फिर आगे लिखता है कि where any person chargeable with tax under 1 or 3 pays this said tax along with interest payable. अब
अब रुक जाओ जरा, एक सेकेंड, सॉरी। अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दो, यानी ये कहानियां खत्म हो गई, वो वॉलंटरी पेमेंट की कहानियां खत्म हो जाती है। अब कहानी चेंज करते हैं। तो अब ये कि नोटिस आया, वापस आ जाते, नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? नोटिस आने के पहले क्या कर सकते हैं हमने देख लिया, वॉलंटरीली भर दो तो बच जाओगे, लेकिन अगर उसमें कम भरा तो रिमेनिंग के लिए नोटिस आ सकता है। वो एक कहानी हो गई। अब वापस ओरिजिनल कहानी पे चलते हैं कि उसने अपने को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है या स्टेटमेंट इशू कर दिया है। 1 में नोटिस या 3 में स्टेटमेंट आ गया है। अब ये स्टेटमेंट या नोटिस आने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? तो अपने पास दो रास्ते हैं, या तो उसको कंटेस्ट करो, कंटेस्ट यानी उसको बोलो हट तुम्हारा नोटिस गलत है, कुछ भी नोटिस इशू, हमने टैक्स पूरा पे करके रखा है, हमारा कैलकुलेशन सही है, तो कंटेस्ट करो, फाइट करो। दूसरी बात कि अगर तुम जानते हो कि हो ये गलती है, तो क्या करो, झट से जाके पेमेंट कर दो। जितना उसने शो कॉज नोटिस में अमाउंट लिखा है ना, उतना जाके पे कर दो। उसका फायदा क्या है मैं अभी तुमको बताता हूं। उतना पे कर दो जितना उसने नोटिस में लिखा है ना, पे कर दो जल्दी से जल्दी। वहां लिखा है 30 दिन के अंदर पे कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब इससे फायदा क्या होगा? एक और कहावत है इंग्लिश में, सुनी होगी आपने, टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक फ्रेज यूज होता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। नहीं सुना? अच्छा सुना है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये होता है, हम बहुत जगह यूज करते हैं, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तुमको किसी ने कहा फारूक सर अच्छा पढ़ाते हैं, सो इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तुमने देखा ही कहां है? अच्छा चल जान दो, मैं खुद की तारीफ नहीं करता। द टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या है इसमें कि ऑफिसर को जो पता चला है ना कि हमारा शॉर्ट पेमेंट 90,000 का हुआ है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअल में तो शॉर्ट पेमेंट 9 लाख का है, लेकिन उसको पूरा पता नहीं चला है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, देखो नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। उसको 90,000 पता चला है, तो आप क्या करो, कंटेस्ट वंटेस्ट मत करो। कंटेस्ट करने जाओगे ना तो क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, फिर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। चुप बैठो, 90,000 मांगा है ना, चुपचाप जाके भर दो इंटरेस्ट के साथ, कुछ मत बोलना उसको, फट से जाके भर देने का। कब? जब तुमको मालूम है कि रियल थिंग इज मच मोर। हाँ, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग क्यों कहते हैं उसको मालूम है? क्योंकि आइसबर्ग जो होता है ना समुद्र में, तो उसका 1/3 समुद्र के ऊपर होता है जो दिखता है, अपने को लगता है वाह कितना बड़ा आइसबर्ग है, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ इट। जो एक्चुअल उसका आइस है पूरा, वो पानी के नीचे रहता है, जो दिखता नहीं है किसी को। तो 2/3 हिडन होता है, सिर्फ 1/3 ऊपर से विजिबल होता है। तो ऐसा ही है, उसको जो पता चले वो थोड़ा सा है, जो एक्चुअल शॉर्ट पेमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। सो व्हाट यू डू इज पे द अमाउंट विच ही हैज रिटन इन द शो कॉज नोटिस। फट से जाके भर दो, तो उससे क्या होगा, प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। लॉ में लिखा है प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंप्लीटेड माने जाएंगे, खत्म हो जाएंगे प्रोसीडिंग्स, मामला सेट हो जाएगा। हा हा हा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 8 फिर से पढ़ो। वेयर एनी पर्सन चार्जेबल विद टैक्स अंडर 1 यानी जिसको शो कॉज नोटिस आया हुआ है, और 3 यानी स्टेटमेंट में जो मेंशन है, फॉर द एडिशनल पोर्शन पीरियड्स pays the said tax along with interest payable under section 50 within 30 days, 18% इंटरेस्ट के साथ हम उसको भर देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, of the issue of show cause notice, no penalty shall be payable, पेनल्टी से भी बच जाओगे, and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded, मामला सेट हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तो जितना शो कॉज नोटिस में अमाउंट लिखा हुआ है उतना भर दो इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी से भी माफी और केस खत्म। तो वो जो बाकी आइसबर्ग का हिस्सा है जो उसको नजर नहीं आया था वो बच गया। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये एक तुम्हारे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटेस्ट करो, फाइट करो। अगर फाइट करते हो तो फिर सबसेक्शन 9 में चलते हैं, देखते क्या लिखा है। The proper officer shall, after considering the representation, देखो, you go and file your reply,
टू द शो कॉज नोटिस, कंटेस्ट, तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन सुना जाएगा. इफ एनी मेड बाय द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो वो पूरा फिर सुनवाई होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा मामला सेटल होगा और फिर वो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स डिटरमिन करेगा कि कितना पेएबल है. तो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड अ पेनल्टी इक्वल टू 10% of tax or 10,000 rupees whichever is higher due from such person and issue an order. फिर ये ऑर्डर निकालेगा, फाइनल ऑर्डर. तो क्या क्या निकालेगा? टैक्स. तो यहां पे फाइट कर रहे, तो फाइट में पूरा इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो बाकी जो छुपा हुआ था वो भी समझ में आ जाएगा. शायद ना भी आए, शायद आ जाए, जो भी है, तो वो पूरा टैक्स डिटरमिन करेगा. साथ में इंटरेस्ट कितना है वो डिटरमिन करेगा, पेनल्टी भी डिटरमिन करेगा. और पेनल्टी कितनी? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher. whichever is higher है. हाँ, यानी अगर टैक्स 90,000 आया, 90,000 का 10% 9,000 ही जाता है, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपए लगेगी. और अगर टैक्स का अमाउंट 9 लाख आया तो उसका 10% 90,000 पेनल्टी लगेगी. सो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज whichever is higher, याद रखना. और ऑर्डर निकालेगा. और ऑर्डर निकालने का टाइम ये दिया है जो अपन ने पढ़ा, फिर 10 अपन देख चुके हैं. क्या टाइम है? 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फिर सबसेक्शन 11 में लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 6 और 8. 6 में क्या है? वॉलंटरी पेमेंट, शो कॉज नोटिस आने के पहले. और 8 में क्या है कि शो कॉज नोटिस आने के बाद हमने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया. तो ये दोनों सेक्शन में क्या लिखा था सब सेक्शंस में कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, है ना, दैट यू आर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम पेनल्टी. 6 में भी और 8 में भी लिखा था. लेकिन अब यहां क्या लिखा है? देखो, यहां लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग 6 and 8 पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 9 शैल बी पेएबल. पेनल्टी ऑफ सबसेक्शन 9 शैल बी पेएबल, यानी वो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher जो पेनल्टी है वो आपको भरनी पड़ेगी. कौन सी केस में? Where the amount of self-assessed tax, underline self-assessed tax. Self-assessed tax में का मतलब है जो आपने रिटर्न में शो किया हुआ है, आपके GSTR में शो किया हुआ है, self-assessed tax, और फिर भी पे नहीं किया. और the amount collected as tax, इनडायरेक्ट टैक्स है तो अपन क्या करते हैं? इनवॉइस में अमाउंट लगाकर सामने वाले को देते ना, और उससे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं. यानी कि ये अमाउंट आप कलेक्ट कर चुके हो आपके कस्टमर से, आपके रिसिपिएंट से. यू आर द सप्लायर, जिसको आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई की, उससे आप कलेक्ट कर चुके थे और फिर भी गवर्नमेंट को पे नहीं किया. तो अगर ये वाला मैटर है, या तो सेल्फ असेस्ड टैक्स जो अपन ने रिटर्न में शो किया हुआ है, या जो कलेक्ट कर चुके थे अपन कस्टमर से और हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, if this is the amount to be paid, then tax along with interest and penalty has to be paid. पेनल्टी लगेगी उस केस में, चाहे अपन वॉलंटरीली पे करें बिफोर या फिर नोटिस आने के बाद, लेकिन हमें पेनल्टी लगेगी. यहां पेनल्टी लगना ही लगना है. कलेक्टेड एज टैक्स का मतलब फ्रॉम कस्टमर लिख दो. You have collected it from the customer and you have not paid it to the government. तो फिर पेनल्टी लगना है 10% of tax or 10,000 whichever is more. ठीक है, सिंपल. लेकिन बाकी जो केसेस है जहां हमने पैसा कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया है, यानी मान लो कि मेरा वैल्यूएशन का एक मैटर है, 10 लाख रुपए मैंने लिए हैं जिसमें 6 लाख पे टैक्स भरा है, 4 लाख पे नहीं भरा. 4 लाख पे कस्टमर से कलेक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि ये 4 लाख जो मैं कस्टमर से ले रहा हूं वो अमाउंट जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है. वो कोई एग्जेम्पशन या कुछ तो भी है जिसमें मेरे को उस पर टैक्स पे नहीं करना है. ये इंटरप्रिटेशन मैटर है. और फिर ऑफिसर कहते हैं कि नहीं आप गलत हो, इस पे टैक्स लगेगा. तो चलो वहां अपन टैक्स भर देंगे, लेकिन वहां जब भरेंगे तो पेनल्टी माफ है, क्योंकि अपन ने टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया है क्या? नहीं. रिटर्न में शो किया था क्या कि ये टैक्स पेबल है? नहीं. तो फिर वहां पर पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन अगर रिटर्न में शो किया हुआ है टैक्स पेबल लेकिन पे नहीं किया,
या कस्टमर से रिकवर करके रखा है तो फिर पेनल्टी लगेगी, राइट? वेरी गुड। फिर चलते हैं 74 पे। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं वापस से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ है, लेकिन अब है फ्रॉड केस। रीजन इज फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या मिसस्टेटमेंट्स, गलत बोलना, झूठ बोल करके, सच को छुपा करके, फ्रॉड करके तुमने टैक्स की चोरी की या एक्स्ट्रा आईटीसी लेके रख दिया है, एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया है या यूटिलाइज कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा देखो। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि वेर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड या आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, ये सब सेम है। लेकिन आप देखो बाय रीजन ऑफ फ्रॉड ये चेंज हो जाता है। रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, जानबूझ के झूठ बोला, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स यानी कि सच को छुपाया, टू इवेट टैक्स, इंटेंशन क्या है? इवेजन ऑफ टैक्स, टू इवेट टैक्स। देन ही शैल सर्व अ नोटिस, देखो प्रोसीजर भी काफी हद तक सेम है, नोटिस यानी वो इशू कॉज नोटिस ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स which has not been so paid or has been short paid or to whom, ये वापस से वही रिपीट होता है, to whom refund has been erroneously made or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice, फिर से अमाउंट इंपॉर्टेंट है, नोटिस में स्पेसिफाई होना चाहिए, along with interest payable under section 50 and 18% per annum and a penalty इक्विवेलेंट टू द टैक्स स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो यहां पेनल्टी 100% होती है, फ्रॉड केस है ना, तो 100% पेनल्टी, पेनल्टी विल बी इक्वल टू द टैक्स स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो वहां पेनल्टी कम है, 10% ईच है, यहां 100% है, ठीक है। फिर आगे, the proper officer shall issue the notice under subsection 1 at least 6 months prior to the time limit specified under subsection 10 for issuance of order। इसमें भी ऑर्डर इशू करने का टाइम है और ऑर्डर इशू करने के टाइम के 6 महीने पहले नोटिस भेजना है, क्योंकि यहां इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लगता है ना, फ्रॉड केस है, फ्रॉड को अनर्थ करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए 6 महीने पहले, 6 months prior to the order date। तो चलो इसका भी ऑर्डर डेट देखते पहले, तो आ जाओ सबसेक्शन 10 में पहले, आगे देखो 10 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज रिलेट्स, और विद इन 5 years from the date of erroneous refund। तो जो 73 में टाइम देखा बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ 3 साल की जगह 5 साल है, वहां 3 साल था या 5 साल है, ठीक है। तो देखो ये जो हमने बनाए थे डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ अगर फ्रॉड केस है ये तो 3 साल की जगह 5 साल हो जाएगा, तो 3 साल को चेंज करके अपन 5 साल कर देते हैं। तो 5 years कहां से आएंगे 18 के बाद, 19, 20, 21, 22, 23, 31 दिसंबर 23 हो जाएगा ये, और जो नोटिस इशू करने का टाइम है वो 6 महीने पहले हो जाएगा, तो 3 महीने की जगह 6 महीने हो जाएगा। Six months prior to the order date, तो 31 दिसंबर 23 के 6 महीने पहले गिनो, सितंबर आ जाएगा, 30 सितंबर 22, नहीं दिसंबर है, सॉरी मार्च नहीं है, आई एम सो सॉरी, दिसंबर है तो जून आएगा, 30 जून 23। साला वो फाइनेंशियल ईयर का ही कॉन्सेप्ट रहता है ना दिमाग में, अच्छी बात है। तो 30 जून 23 तक नोटिस आ जाना चाहिए, उसके बाद नोटिस इशू नहीं हो सकता, और नोटिस आ गया है तो फिर ऑर्डर पास करने का टाइम रहेगा 31 दिसंबर 23, ठीक है। ये एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है कि ये एरोनियस रिफंड वाला केस, एरोनियस रिफंड में 5 साल आ जाएगा सीधा सीधा,
ऑर्डर का टाइम 5 साल रहेगा और उसके 6 महीने पहले नोटिस, 6 months प्रायर नोटिस आ जाना चाहिए। डन, लिखे। वेरी गुड। चले वापस आ जाओ। तो इतना हो गया। अब वापस आओ, सबसेक्शन 3 देखते हैं। Where a notice has been issued for any period under subsection 1, the proper officer may serve a statement. Same to same है ये, एक statement issue कर सकता है for other periods, दूसरे पीरियड को कवर करने के लिए। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, सेम चीज है। Containing details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or the input tax credit wrongly availed or utilized for such periods other than those covered under the show cause notice on the person chargeable with tax. और 4 भी सेम है। द सर्विस ऑफ स्टेटमेंट विल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 73, ये 74 कर दो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ग्राउंड्स रिलाइड अपॉन शुड बी सेम, ग्राउंड सेम होने चाहिए। ठीक है, देन 5 तो पूरा नहीं पढ़ रहा मैं क्योंकि वो सेम टू सेम है। फिर 5 में लिखा है कि पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस। अब देखो यहां पर भी बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस तुमको अलाउड है। तुमने फ्रॉड किया, लेकिन फिर अपने फ्रॉड से तुम पहचान गए कि तुमने फ्रॉड किया है, बहुत पश्चाताप हुआ तुमको कि तुमने क्यों फ्रॉड किया, और जाके सरेंडर कर रहे अपने आप को ऑफिसर के सामने, ऑफिसर मैंने फ्रॉड किया था लेकिन अब मैं टैक्स लेके आ गया हूं विथ इंटरेस्ट, मैं पे करना चाहता हूं, कर दो पे। लेकिन यहां पर पेनल्टी से पूरी माफी नहीं है जैसे वहां थी, यहां पेनल्टी लगेगी 15% ऑफ टैक्स। तो देखो, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पूरा देना पड़ेगा 18% से जहां तक है, एंड अ पेनल्टी ऑफ 15% ऑफ सच टैक्स, 15% पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अगर तुम पकड़े गए तो 100% पेनल्टी है ना, तो पकड़े जाने के पहले अगर तुम खुद भर दोगे तो 15% पेनल्टी भरनी है बस, ऑन द बेसिस ऑफ ओन असर्टेनमेंट, या फिर वो ही ऑफिसर को जाके बताओ कि ऐसा ऐसा केस हमने फ्रॉड किया, आप हमें निकाल के दो कितना टैक्स भरना है, फिर वो निकाल के देंगे, आप भर दो विद 15% पेनल्टी। ठीक है, और ये अगर भर दोगे तो फिर क्या होगा, वही फिर 6-7 वो सेम चलते हैं कि अगर आपने भर दिया है तो ऑफिसर उस अमाउंट के लिए आपको नोटिस इशू नहीं करेगा, उस अमाउंट के लिए नोटिस इशू नहीं करेगा। तो वही लिखा है फिर कि प्रॉपर ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल नॉट सर्व अ नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स सो पेड और एनी पेनल्टी पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लेकिन अगर उसको लगता है, उसका ओपिनियन ये है कि तुमने ये जो भरा वो भी कम भरा है, यू शुड पे मोर, तो फिर वो एडिशनल अमाउंट के लिए नोटिस इशू करेगा और उसको रिकवर करेगा। तो वो लिखा है कि where the officer is of the opinion, ये एबेल मुझे मार वाला केस, that the amount paid under subsection 5 falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in subsection 1 in respect of the amount which falls short of the amount actually payable. ठीक है, फिर वो नोटिस इशू करेगा, उसमें पेनल्टी लगाएगा, तो उसमें फिर 100% पेनल्टी लगाएगा, नॉर्मल पेनल्टी। फिर 8 आता है, 8 भी सिमिलर है, वो 3 महीने के अंदर पेमेंट करने वाला पॉइंट, नोटिस आने के बाद। तो देखो, वेयर एनी पर्सन चार्जेबल विद टैक्स pays the said tax along with interest payable under 50 and a penalty equal to 25% of such tax। अब नोटिस आ गया है, ठीक है, नोटिस आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप सेल्फ पेमेंट कर देते हो, ये वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला केस, ये सब कहानियां याद रखो, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारा फ्रॉड तो बहुत लंबा है, उसको थोड़ा सा पता चला है, उसने नोटिस दिया, अपन उतना पैसा भर देंगे अलॉन्ग विथ 25% पेनल्टी। नोटिस आने के पहले जाओगे तो 15%,
नोटिस आने के बाद गया तो 25% हो जाती है, ठीक है, 25% ऑफ सच टैक्स within 30 days of issue of notice. Then all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded. यानी उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई बुक्स नहीं बुलाई जाएंगे, कुछ नहीं होगा, deemed to be concluded. या एक लिख दो आप, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस 25% पेनल्टी, इतना भर के तुम बच सकते हो। और अगर नहीं तुम लड़ने जाओगे तो फिर क्या होगा, देखो फिर 9, द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, ये कब, जब हम लड़ेंगे केस कि कोई फ्रॉड नहीं किया था हमने, झूठ बोल रहे हैं आप, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो लड़ो, प्रूफ करो। प्रूफ करने के बाद क्या होगा कि ही विल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट and penalty due from such person and issue the order. तो यहां पेनल्टी कितनी लगाएंगा, वो 100% पेनल्टी लगाएंगा पूरी, टैक्स, इंटरेस्ट एंड 100% पेनल्टी जो नॉर्मल लगती है इस सेक्शन में। फिर टाइम तो देख लिया अपन ने, फिर 11 में आओ। 11 में लास्ट में लिखा है कि वेर एनी पर्सन सर्व्ड विद द ऑर्डर, ऑर्डर सर्व हो गया तुम्हारे ऊपर अंडर सबसेक्शन 9, पेज द टैक्स along with interest 18% per annum and a penalty equal to 50% of such tax within 30 days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded. यानी अब क्या है, ऑर्डर आ गया है, वर्डिंग्स पे मत जाओ, इसका मतलब क्या है समझ लो, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर में तो 100% पेनल्टी लगेगी, लेकिन अब तुम्हारे पास और एक चांस है कि ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुम पेमेंट कर देते हो, within 30 days if you pay up the amount, तो 100% पेनल्टी रिड्यूस होके 50% हो जाती है, यानी यू स्टिल सेव ऑन द पेनल्टी, पे कर दो। तो ये सब क्या है, पैसे वसूली के तरीके हैं, कैरेट अप्रोच है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोलते हैं ना, तो कैरेट, गवर्नमेंट कैरेट दे रहा है कि देखो भर देगा ना पैसे तो पेनल्टी को आधी कर देंगे, तो असर जल्दी से पैसे भर देंगे, कम से कम इस बहाने तो भरेगा, नहीं तो बोलता है करो जो करना है, मैं नहीं भरता पैसे, ऐसे भी तो बोल सकता था। तो ये एक अप्रोच है गवर्नमेंट का, कैरेट अप्रोच, गाजर दिखाओ कि भैया तू देख टैक्स भर दे और 50% पेनल्टी भर दे, 50% बच जाएगा, सो ही मे बी एंथूज्ड टू पे अप द अमाउंट। तो ऐसा है, तो 50% पेनल्टी भरो, 50% माफ। और एक्सप्लेनेशन से उसके आगे कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 73 एंड दिस सेक्शन, दोनों को इंक्लूड करके एक्सप्लेनेशन है। द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 132, यानी यहाँ जो बोलता है ना ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंप्लीटेड, तो उसमें 132 नहीं आएगा, 132 प्रोसिक्यूशन है, जेल, वो अलग से चलेगा, वो अलग से चलेगा। सेकेंडली, where the notice under the same proceeding is issued to the main person liable to pay tax, main person liable to pay tax, and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or 74, the proceeding against all the persons liable to pay tax under 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded. यानी एक आदमी का अगेंस्ट कंक्लूड हो गया, उसने टैक्स भर दिया, तो बाकी लोगों का भी सेटल हो गया केस। ये क्या करते हैं कि जैसे मेन पर्सन है, लाइक प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को भी नोटिस जाता है, एजेंट को भी जाता है, मैनेजर को भी गया, 3-4 लोगों को कवर करते हैं नोटिस के अंदर, ताकि इससे वसूल ना हो तो उससे तो हो जाए, इससे तो हो जाए। तो अगर एक आदमी ने टैक्स भर दिया एंड प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, तो वो सबके लिए फिर कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, ऑब्वियसली ना, पैसे आ गए तो गवर्नमेंट का केस खत्म। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्रेशन शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स, सप्रेशन यानी छुपाना, तो छुपाने को ही नॉन डिक्लेरेशन बोलते ना, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer.
सप्रेशन में क्या आएगा? सप्रेशन यानी नहीं बताना। अब नहीं बताना और छुपाना, ये दोनों में डिफरेंस होता है ना, उसके लिए एक्सप्लेनेशन बनाया गवर्नमेंट ने। हर चीज जो नहीं बताई वो छुपाने के नजरिए से थोड़ी होती है। अरे हमने सोचा इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है तो हमने नहीं बताई, जरूरत महसूस नहीं हुई तो उसको छुपाना थोड़ी बोलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आपकी शादी की बात चली, ये बहुत एप्ट एग्जाम्पल है, इससे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। शादी की बात चली, शादी की बात चल रही है, लड़की वाले आपके घर आए या लड़के वाले, एज ए केस में भी आप अगर लड़की है तो लड़के वाले आएंगे। ईदर और द पार्टी, द अदर पार्टी कम्स एंड टेक्स योर इंटरव्यू। आपसे मुलाकात हुई, पहले पेरेंट्स आके मिलते हैं अरेंज मैरिज में, है ना। तो बातचीत जब चल रही थी तो उन्होंने पूछा आपसे, पूछा कि इसके पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड था क्या? तो तुम चुप रहे। पूछा गया है या क्वेश्चनर भेजा उन्होंने, अदर पार्टी को क्वेश्चनर भेजा, क्वेश्चनर में पूरा नाम, एड्रेस, ये वो, कौन सी कॉलेज, कौन से यहाँ, उसमें कितने दोस्त थे, कौन कितने कैसे दोस्त थे, सब पूरा क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चनर भी आते हैं, मालूम आपको, शादी के पहले एक बड़ा क्वेश्चनर भेजते हैं, उसमें डिजीज विजीज भी सब मेंशन करते हैं कि ये फलाने, जैसे इंश्योरेंस का क्वेश्चनर होता है ना लाइफ इंश्योरेंस निकालने जाओगे तो क्वेश्चनर फाइल करना पड़ता है, क्या आपको टीबी है क्या, तो ये है क्या, तो वो है क्या। तो आजकल शादियों में भी कराते हैं, यस। और एक्चुअली मेरे हिसाब से तो करना चाहिए ना। दिल से सोचोगे तो आप कहोगे कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से सोचो। अब वो एक केस हुआ एक्चुअली, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी बता। एक मेरा दोस्त था, दो जने हमारे साथ में थे, तो उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि वाइफ को क्या क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेडिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और ये तो फिर डाइवोर्स हुआ, और डाइवोर्स में भी बहुत खर्चा हो गया, और कितना परेशान हुआ बेचारा, मैं क्या बताऊं आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले क्वेश्चनर भेजो, लड़की वाले लड़कों को, लड़के वाले लड़की को क्वेश्चनर भेजोगे, तुम जानो सब बीमारियों से पीड़ित तो नहीं हो नहीं तो बाद में बेकार जिंदगी खराब हो जाएंगी हमारी। और साथ साथ में तो ये वही है, क्वेश्चनर या नहीं, यहाँ रिटर्न एग्जाम्पल में फिट करो। मैंने कहा शादी में क्वेश्चनर भेजा या नहीं, यहाँ रिटर्न। या ऑफिसर ने स्पेसिफिकली कोई इंफॉर्मेशन बुलाई, यानी वो इंटरव्यू के लिए जब आए तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कोई लफड़ा था क्या पहले, और फिर भी तुम चुप रहे, उसको कहेंगे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, उसको सप्रेशन कहेंगे। तो जो मैटर्स रिटर्न में लिखने चाहिए थे, स्टेटमेंट्स में लिखने चाहिए थे, रिपोर्ट में आने चाहिए थे, अलग अलग जो हमने देखे अभी, ऑडिट रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, कितना कुछ देखा। लॉ में अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई रिक्वायरमेंट था और आपने वो चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर ऑफिसर ने वो राइटिंग में तुमसे बुलाया था, राइटिंग में नोटिस दे करके कि इंफॉर्मेशन लाओ, और तुमने नहीं दी, तब उसको सप्रेशन मानेंगे, तब उसको सप्रेशन मानेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो कोई रिटर्न में देनी नहीं थी, कहीं पे मेंशन नहीं था कि हमको इंफॉर्मेशन देनी, ना तो ऑफिसर ने हमसे बुलाई, तो हमने दी भी नहीं, उसको सप्रेशन मानेंगे क्या? नहीं, दैट इज नॉट सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सो एवरीथिंग विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड कैनॉट कम विद इन द रेल्म ऑफ सप्रेशन। आया समझ में? ऐसा तो अगर शादी में दूसरी पार्टी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे लफड़े देगा, तुमने बताया भी नहीं कि 10 थे, फिर बाद में शादी के बाद उसको पता चला कि तुम्हारे 10 बॉयफ्रेंड थे पहले, तो कोई एक्शन नहीं ले सकता। दैट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अरे तुम पूछते हो तो मैं बताती सिंपल है ना, या एज ए केस में बताता मैं। तो चलो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, यहां पर इसको रोकते हैं और फिर सेक्शन 75 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट।